सभी का राजनीतिक भूगोल की इस कक्षा के अंदर स्वागत है। पूर्व के वीडियो के अंदर हमने जो राजनीतिक भूगोल के अंदर भू राजनीति की जो अवधारणा थी उसके विकास और विभिन्न योगदानों जो भूगोलवेत्ता थे, जो भूसामरिक दृष्टिकोण को रखने वाले जो विद्वान थे, उनके विचारों को हमने आपके समक्ष संक्षिप्त रूप से रखा। लेकिन जब हमने बात की, हमने टॉपिक का टाइटल भी ये रखा कि ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यूज़, और उन ग्लोबल स्ट्रेटजिक व्यूज़ के अंदर जो अल्फ्रेड थेर महान हो, मैकेंडर हो, स्पाइकमैन हो, उन सब के विचारों को आज हम एक एक करके उनको आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो भी विद्वान रहा हो उसने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, अपनी संकल्पनाएं प्रस्तुत की, उसके अंदर उसकी तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी, तात्कालिक जो राजनीतिक स्थितियाँ थी, उनके आधार पर अपने विचार प्रस्तुत किए। सबसे पहले हम अल्फ्रेड थेर महान की बात करेंगे, जिन्होंने सामुद्रिक शक्ति संकल्पना को प्रस्तुत किया। और ये जो कि अमेरिकन थे, इनका जो जन्म था 1840 में हुआ। इन्होंने नौसैनिक जो विषय थे उसमें अपने स्नातक किया, और इन्होंने अपना जो सेवा काल जो है, सेवा जो की दी, जो सर्विस जो उन्होंने की वो नौसेना के अंदर की। तो इन्होंने जो विचार प्रस्तुत किए उनके तात्कालिक परिस्थितियों के साथ साथ उनके जो सेवा काल के अंदर जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए, उन सब का इनके विचारों के ऊपर अत्यंत प्रभाव पड़ा। साथ ही तत्कालिक समय के अंदर जो ग्रेट ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहे थे। तो उनकी तात्कालिक भौगोलिक स्थितियाँ और उसके अंदर भी जो जिनका नौसैनिक विकास काफ़ी कुछ हद तक अधिक हो चुका था, तो उन नौसैनिक शक्ति के विकास का प्रभाव भी इस अल्फ्रेड थेर महान के विचारों के ऊपर पड़ा। और चूंकि अमेरिकन थे, अमेरिका की जो तटीय सीमा बहुत लंबी होती है, साथ ही तात्कालिक समय के अंदर रूस भी एक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा था। तो इन्होंने अपने विचारों में रूस के शक्ति के विकास को रोकने के लिए अमेरिका की क्या विदेश नीति होनी चाहिए या क्या सामरिक नीति होनी चाहिए, के संदर्भ में इन्होंने अपने विचार विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से प्रस्तुत किए। यहाँ कुछ पुस्तकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बताएं, इनकी सबसे जो महत्वपूर्ण पुस्तक थी जिसके अंदर उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, वो थी इतिहास पर समुद्री शक्ति का प्रभाव 1660 से 1783 तक। यानी इस टाइम पीरियड का इन्होंने अध्ययन किया, और उस टाइम पीरियड के आधार पर वैश्विक रूप में किस तरह से विभिन्न जो नौसैनिक शक्ति के से जो ज़्यादा समृद्ध जो देश थे वो कैसे उभर कर सामने आए, उन सब चीज़ों का इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया। या हमने उस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने जो विचार थे, जो संकल्पनाएं थे, वहाँ से हमने ली। दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक थी फ्रांसीसी क्रांति एवं यूरोप पर समुद्री शक्ति का प्रभाव क्या रहा। फ्रांस में जब क्रांति हुई, उस क्रांति के साथ साथ फ्रांस का जो विकास हुआ उसके अंदर नौसैनिक शक्तियों की क्या योगदान रहा, क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही, उन सब का जो विषयों की जो चर्चा इन्होंने अपनी पुस्तक के अंदर की। एक तीसरी पुस्तक इन्हें नेल्सन का जीवन है, उसके ऊपर लिखी। चौथी पुस्तक समुद्री शक्ति में अमेरिका का स्वार्थ क्या है, इसके ऊपर जैसे मैंने आपसे कहा, चूंकि अमेरिकन थे, नौसेना में काम कर रहे थे, साथ ही ये अमेरिका को एक वैश्विक शक्ति के रूप में देखना चाह रहे थे। साथ ही इन्होंने तात्कालिक समय के अंदर जो वैश्विक नौसैनिक शक्तियाँ थी, चाहे ग्रेट ब्रिटेन हो, इटली हो, फ्रांस हो, उनका सबका व्यवहारिक अध्ययन किया, और उन व्यवहारिक अध्ययन के आधार पर किस प्रकार से अमेरिका को एक लंबी तटवर्ती सीमा का फायदा हो सकता है, किस तरह से वो अपने विकास को, अन्य राष्ट्रों के विकास को रोककर नौसैनिक शक्ति के विकास के द्वारा अपना एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्वीकृति को प्राप्त कर सकता है। ये सब विचार इन्होंने इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किए। एशिया की समस्या 1910 में इन्होंने पब्लिश की, तो ये पुस्तक एशिया के संदर्भ में इन्होंने लिखी। अब अगर हम बात करें कि कोई भी जो विचारक होता है उसको तात्कालिक, जैसे मैंने कहा, तात्कालिक परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इन्होंने अपने जो सामुद्रिक शक्ति की जो अवधारणाएं थी, जो मान्यताएं थी, उनको यहाँ हमने प्रस्तुत किया है, क्योंकि ये इनकी अवधारणाएं हैं, ये इनकी हाइपोथेसिस है, ये इनकी एक परिकल्पनाएं हैं, ये इनकी मान्यताएं हैं। जरूरी नहीं है कि उन मान्यताओं को जब इन्होंने व्यवहारिक धरातल पर जाकर उसको देखने का प्रयास किया हो तो उसके अंदर वो पूर्णतः खरी उतरी हो, लेकिन क्योंकि इन मान्यताओं के आधार पर इन्होंने अपने अध्ययन प्रस्तुत किया है, तो उनका हम यहाँ चर्चा करना, और किसी भी व्यक्ति की जो मान्यताएं होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, वो तात्कालिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो पर्यावरण होता है उसके आधार पर ही लिखी जाती हैं और दी जाती हैं।
तात्कालिक समय के अंदर, क्योंकि नौसैनिक शक्ति की बात कर रहे थे और नौसैनिक शक्ति के अंदर इन्होंने महासागरों, उनका क्षेत्र का विस्तार और महासागरीय संचार तंत्र के अंदर रूप में इन जो जलीय भूभाग है उनका क्या योगदान है, ये इनकी हाइपोथेसिस थी पहली। दूसरी के अंदर विस्तर अंतर महादेशीय रूसी साम्राज्य की इन्होंने बात की, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि तत्कालिक समय के अंदर रूस का जो क्षेत्रफल इतना विस्तृत था, जो कि यूरोप से लेकर एशिया तक था, उत्तर में जो आर्कटिक जो रीजन है उसके चारों तरफ था, तो वो किस प्रकार से एक सामुद्रिक शक्ति के रूप में उभर सकता है यदि वो पूर्वी और पश्चिमी और दक्षिणी एशिया के जो भाग हैं वहाँ तक अपना अधिकार स्थापित कर ले। तो ये सब चीज़ें उनके विचारों में, उनके अवधारणाओं के अंदर थी। और तीसरा पॉइंट जो अंतर महादेशीय है, रूसी साम्राज्य के चारों यूरोप, दक्षिण एवं पूर्वी एशिया साम्राज्यों में स्थित है, तो हिंद महासागर में अपतटीय राज्य हैं। तो इन राज्यों का भी इन्होंने अध्ययन किया, किस तरह से इन राज्यों को एक अमेरिका के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उसके अंदर इनसे संबंध स्थापित करके रूस के साम्राज्य विस्तार को रोका जा सकता है, और उस रूस साम्राज्य विस्तार को रोककर उसके नौसैनिक शक्ति के रूप में विकसित होने की जो संभावनाएं हैं उनको भी हम रोक सकते हैं। इन्होंने चौथी जो अवधारणा थी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की द्वीप राज्य हैं, तो इन्होंने उन द्वीपीय राज्यों का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया, ग्रेट ब्रिटेन का तुलनात्मक अध्ययन किया, जापान का तुलनात्मक अध्ययन किया। और ये तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन्होंने ये कहा कि किस प्रकार से तात्कालिक समय के अंदर ग्रेट ब्रिटेन और जापान एक शक्ति के रूप में उभर रही है, तो क्या अमेरिका के जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, क्या उसको इस तरह से नौसैनिक शक्ति के विकास के द्वारा एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभारा जा सकता है। तो ये अवधारणाएं उन्होंने अपनी रखी। तो उन्होंने ये भी कहा, इन अवधारणाओं के साथ साथ जो सामुद्रिक शक्ति होती है उसमें बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। और उन्होंने कहा क्योंकि ये बंदरगाह उत्पादन और वस्तु के विनिमय के लिए सबसे जरूरी होती है, नौ संचालन के लिए जरूरी होती है, उपनिवेश जो स्थापित जिन लोगों ने किए हैं वहाँ के जहाज की क्रिया प्रणाली को अधिक सहज बनाकर उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, या उनके औपनिवेशिक साम्राज्य जो विस्तार है उसको अधिक नियंत्रित करते हुए एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रणाली का विकास किया जा सकता है अगर आपके पास प्रॉपर संचार व्यवस्था है। तो उस दृष्टिकोण से सामुद्रिक शक्ति के विकास में बंदरगाहों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन्होंने जो अपने विचार जो सामुद्रिक शक्ति के लिए प्रस्तुत किए, उनका जो आधार था, जैसे मैंने कहा कि तात्कालिक परिस्थिति जिम्मेदार थी, ग्रेट ब्रिटेन एक शक्ति के रूप में उभर के आ रहा था और इसी शक्ति के रूप में, क्योंकि उसकी द्वीपीय स्थिति थी, द्वीपीय स्थिति के कारण उसके ने नौसंचालन शक्ति का विकास किया, एक नौसेना, एक बड़ी नौसेना तैयार की और उसने विभिन्न जो महाद्वीप थे वहाँ पर उपनिवेश स्थापित किए। और वहीं से कंपेयर करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे को जो हवाई द्वीप है जो प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है वहाँ पर अधिकार करना चाहिए। उसी का परिणाम है कि जो तात्कालिक जो राष्ट्रपति रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने वहाँ नौसैनिक अड्डा स्थापित किया। उन्होंने कैरिबियन जो क्षेत्र है, जो कैरिबियन जो द्वीप है उसके ऊपर अधिकार करने की बात की, जिससे कि अटलांटिक महासागर के जो देश हैं उनके ऊपर भी नियंत्रण को स्थापित किया जा सके, या वहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित कर रूस के जो विस्तार जो पश्चिमी यूरोप की तरफ होगा उसको रोका जा सके। तो ये सब चीज़ें तत्कालिक समय के अंदर उनके द्वारा दी गई। कहीं न कहीं अमेरिका की जो सरकार थी, राजनीतिक जो व्यवस्था थी, वो इनके विचारों से इन्फ्लुएंस भी थी। और इन्होंने जो पुस्तक प्रस्तुत की, उन्होंने 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत भी दिए। द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री, उसके अंदर कहा राज्य की भौगोलिक जो स्थिति होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है, उसकी जो सामुद्रिक स्थिति है या द्वीपीय स्थिति है वो कितनी भेद्य है या अभेद्य है। यानी नौसैनिक शक्ति अगर उसकी प्रॉपर है, ज़्यादा है, तो वो एक अभेद्य शक्ति के रूप में उभर के सामने आएगा। अगर वो भेद्य है या उसके समुद्री तट रेखा तो बड़ी है लेकिन उन्होंने नौसैनिक शक्ति का विकास नहीं किया है, तो वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर कर सामने नहीं आ सकती। राज्य का प्राकृतिक स्वरूप यानी उसकी तटीय सीमा कितनी लंबी है, इन सब चीज़ों को, और इसमें इन्होंने देखा कि अमेरिका की जो तटीय सीमा है कहीं न कहीं बहुत बड़ी है, तो क्या ये तटीय सीमा नौसैनिक शक्ति के विकास के लिए आवश्यक है या कहीं ये इस अमेरिका को असुरक्षा प्रदान तो नहीं कर रही है। इन सब चीज़ों ने विचार क्षेत्रीय विस्तार की बात ये करता है। क्षेत्रीय विस्तार के अंदर तटरेखाओं के क्षेत्रीय विस्तार की बात ये करता है। राज्य की जनसंख्या अधिक होगी, सक्षम होगी, तो वह नौसैनिक शक्ति का विकास आसानी से कर सकता है। वर्तमान समय के अंदर भी किसी भी राज्य के विकास के अंदर जो वहाँ की जनसंख्या होती है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो तभी सक्षम हो सकती है जब उसकी जो जनता है, जो जनसंख्या है, वो स्किल्ड हो, एक ट्रेंड हो, तो वो एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय चरित्र किस तरह का है, क्या जो द्वीपीय देश हैं या दूसरे देश हैं, क्या वो वास्तव में
व्यापारिक दृष्टिकोण को विकसित करना चाहते हैं या अपने क्षेत्र का विस्तार के द्वारा अपने व्यापार को भी विस्तारित करना चाहते हैं, तो इस तरह के जो संकल्पनाएं राष्ट्रीय चरित्र के अंदर उन्होंने दी। सरकार का चरित्र किस तरह की है, उसकी नीतियाँ किस तरह की है, क्या सरकार ये चाहती है कि उसके नौसैनिक शक्ति का विकास कर वो औपनिवेशिक शासन व्यवस्था को बढ़ाना चाहती है, या दूसरे देशों के ऊपर अपने आधिपत्य को बढ़ाकर अपने शक्ति के विस्तार की प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहती है। ये सब चीज़ों के विचार उन्होंने इस पुस्तक से माध्यम से दिए। और वर्तमान के अंदर या तात्कालिक समय के ध्यान में रखते हुए अमेरिका की जो विदेश नीति थी उसके अंदर जो 80 महान थे उनके विचारों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, और उसी का परिणाम है कि जैसे कि मैंने कहा, प्रशांत महासागर के अंदर जो हवाई द्वीप स्थित है वहाँ पर अमेरिका ने नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। साथ ही हिंद महासागर के अंदर डियो गार्सिया जो द्वीप है जिसके ऊपर ग्रेट ब्रिटेन का अधिकार था उसको लीज पर अमेरिका को दे दिया गया, और वहाँ पर भी अमेरिका ने दक्षिणी एशिया के ऊपर नियंत्रण करने के लिए जो है वहाँ पर नौसैनिक अड्डा स्थापित किया है। अमेरिका के और जापान के जो वर्तमान के अंदर जो संबंध हैं बड़े व्यापक हैं, अच्छे हैं, तो वहाँ पर भी उन्होंने अपना नौसैनिक हवाई अड्डा नौसैनिक अड्डा स्थापित किया, जिससे कि वो कोरिया, रूस और चाइना की जो नौसैनिक जो शक्ति है उसके विकास को वो रोक सके। तो वो चरित्र अभी भी है। क्या वर्तमान के अंदर जो महान के जो विचार हैं कितने प्रासंगिक हैं या नहीं हैं, इसके ऊपर हम चर्चा करें उससे पहले हम ये कहेंगे, महान ने जब विचार प्रस्तुत किए वो तात्कालिक दृष्टिकोण से दिए गए थे, और तात्कालिक समय के अंदर जो शक्तियां जो विकास कर रही थी वो नौसैनिक शक्तियां विकास कर रही थी। तात्कालिक समय के अंदर जो हवाई जो शक्ति थी उसका विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो उस समय महत्वपूर्ण थी। वर्तमान के समय के अंदर उतनी महत्वपूर्ण नहीं रही, क्योंकि हवाई जो शक्ति का विकास इतना ज़्यादा हो चुका है कि आप किसी भी क्षेत्र के अंदर सामरिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, व्यापारिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लीजिए, वर्तमान के अंदर जो हवाई शक्ति है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। लेकिन हम इस बात को नकार नहीं सकते कि वर्तमान में नौसैनिक शक्ति को हम पूरी तरह अस्वीकार कर दें या उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता नहीं है। आप देख सकते हैं कि अगर भारत और चाइना के संदर्भ में देखें तो चाइना भारत को घेरने के लिए जितने भी तटवर्ती जो क्षेत्र हैं, चाहे उसमें श्रीलंका हो या उसमें मालदीव हो, उनके ऊपर अपने अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक संबंधों को स्थापित कर वहाँ पर नौसैनिक अड्डे स्थापित करने की बात की, चाहे वो म्यांमार हो, तो ये समुद्रिक शक्ति के विस्तार को रोकना और स्वयं की समुद्रिक शक्ति के विस्तार को बढ़ाने की प्रवृत्ति को शो करता है। या आप देख लीजिए वर्तमान के अंदर भारत और अमेरिका के जो संबंधों में धीरे धीरे प्रगाढ़ता आई है, तो वो आप देख सकते हैं कि उस प्रगाढ़ता के कारण ही जो है भारत और चाइना के जो संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है, उसमें तनाव की स्थितियां पैदा हुई हैं। या तत्कालिक समय के दृष्टिकोण से देखें तो महान ने जो विचार प्रस्तुत किए थे उसमें कहा था कि रूसी साम्राज्य एक शक्ति के रूप में उभर सकता है। अगर उसको अमेरिका को रोकना है तो उसको पूर्वी एशिया, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण एशिया के जो देश हैं वहाँ पर अपने संबंध, अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को केंद्रित करना चाहिए, जिससे उसकी नौसैनिक शक्ति के विकास की संभावना को नकारा जा सके। और कहीं न कहीं रूस का जो विकास था उसके अवरुद्ध करने में, उसके व्यापारिक संबंधों को विस्तारित करने में महान की जो अवधारणा थी बिल्कुल प्रासंगिक लगती है। और तो इस दृष्टिकोण से वर्तमान में भी जो सामुद्रिक जो शक्ति है महत्वपूर्ण है। विभिन्न जो राष्ट्र हैं वो सामुद्रिक क्षेत्रों के अंदर अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित करना चाहते हैं, और उन नौसैनिक, आप देख लीजिए हर राज्य ये चाहता है कि वो उन क्षेत्रों के ऊपर अधिकार करे जिससे कि उसकी स्वीकृति बढ़े। आप चाहे वो पनामा नहर की बात कर लीजिए, या जो ये अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनकी बात कर लीजिए, स्वेज नहर की बात कर लीजिए, या विभिन्न जो जलडमरू मध्य होते हैं, चाहे वो मलक्का हो, तो इनके ऊपर अधिकार की, जब जिब्राल्टर हो, तो यहाँ पर अधिकार के द्वारा इन व्यापारिक मार्गों के ऊपर अपना अधिकार कर अपने व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करने की जो बात है वर्तमान में भी महत्वपूर्ण है। और कहीं न कहीं अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका ये हिस्सा भी वर्तमान में देखने को मिलता है। वो अपने संबंधों को इस तरह से स्थापित करने की कोशिश करता है जिससे कि विभिन्न जो द्वीपीय राष्ट्र हैं उनसे संबंध स्थापित कर अपने नौसैनिक अड्डे स्थापित कर सके। तो लेकिन अब ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो नौसैनिक शक्ति है उतनी शक्तिशाली नहीं रही है जितनी की जो हवाई शक्ति है वर्तमान में उभर कर सामने आई है। तो इस तरह से जो महान के जो विचार थे उनको तात्कालिक समय के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए, साथ ही वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में होने वाले परिवर्तनों को भी हमें देखना चाहिए, जिससे कि उनके विचारों की
प्रासंगिकताओं का हम अध्ययन व्यवहारिक दृष्टिकोण से कर सकें। धन्यवाद।